साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, हम लोग किस प्रकार से असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ बढ़े उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथियों जो बात चल रही थी कि 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया। हालांकि कल सेशन हुआ था लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसके रेफरेंस में अगर बैकअप लें तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो आर्थिक स्थितियां आई, विश्व में जो आर्थिक स्थितियां आई उसका हमारे देश पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। वस्तुओं की कीमतें, उनका जो है मूल्य वो गिर गया और धीरे धीरे 1930 के दशक तक आते आते जो है मूल्य बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो ये आर्थिक स्थितियां जो है बहुत ही, वस्तुओं का बाहर निर्यात नहीं होता था। जब वस्तुओं का मूल्य गिर जाता है तो बाहर वस्तुएं निर्यात भी नहीं होती हैं और इस प्रकार से कृषक वर्ग जो था वो काफ़ी परेशान हो गया था। और जो कांग्रेस सरकार में कुछ नीतियां भी थी, जैसे इंग्लैंड में जो है हमने बताया था कि उस समय इंग्लैंड में जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड में उस समय सर जॉन साइमन की बात करें, आप लोगों को याद होगा कि साइमन कमीशन हमारे देश में 1928 में आया। तो उससे पहले कि हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के जस्ट बाद की बात है, जब असहयोग आंदोलन को रोका गया था तो इंग्लैंड में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग बनाया गया और ये कहा गया कि ये वैधानिक आयोग भारत में आएगा और भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करेगा। साथियों यहाँ पर एक सोचने वाली बात थी कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड में एक संस्था बनाई जाती है, एक वैधानिक आयोग बनाया जाता है इंग्लैंड में, और उसके जितने सारे सदस्य थे जो यहाँ भारत में संवैधानिक व्यवस्था को, ये वैधानिक आयोग बनाया गया। तो जो एक इंग्लैंड में बनाया जाता है और ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने भारत आता है। तो साथियों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो वैधानिक आयोग था इसमें जो भी सदस्य लिए गए, जो भी सदस्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, वो सदस्य सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अंग्रेज ही थे, केवल और केवल अंग्रेज ही थे। अब आप बताइए, और वो भी अगर अंग्रेज इस वैधानिक आयोग के अंग्रेज सदस्य होंगे, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज सदस्य होंगे और भारत का कोई सदस्य नहीं होगा, तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था का कैसे अध्ययन कर पाएंगे, कैसे पूर्ण न्याय होगा? ये सोचने वाली बात है और इसी बात को सोचा कांग्रेस ने। तो कांग्रेस इस बात का विरोध करने के लिए शांति जुलूस निकाला जब साइमन 1928 में साइमन आयोग भारत आया। साथियों काले झंडे दिखाए गए और ये कहा गया कि साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ, ऐसा नारा लगाया गया। और हम देखते हैं कि जब उसी विरोध में आप लोगों को याद होगा कि जब साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे तो उसमें एक नेतृत्व कर रहे थे एक नेताजी जिनका नाम था लाला लाजपत राय। तो जो साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे, वापस जाओ, और आप लोग जानते होंगे कि साइमन कब आया भारत, तो साइमन आयोग 1928 में आया। साइमन आयोग भारत कब आया? 1928 में। तो साथियों साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साइमन वापस जाओ, और इस विद्रोह को जो है शांतिपूर्वक एक विद्रोह किया जा रहा था, उसमें भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा लाठियां भांजी गई उस शांति जुलूस में। और आपको पता होगा कि एक लाला लाजपत राय जो कि उन्हीं की लाठियों से इतना जख्मी हो जाते हैं कि कुछ दिनों बाद, चंद दिनों बाद लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। तो साथियों ये दर्दनाक घटना हुई और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए।
तब लॉर्ड इरविन आते हैं और गांधी जी से एक बैठक करते हैं और वो कहते हैं कि आपको एक डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट, आपको पता होगा कि डोमिनियन स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें संपूर्ण नेतृत्व, जो चाहे न्यायिक निर्णय लेना हो, चाहे सैनिक निर्णय लेना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेना हो, किसी भी क्षेत्र में निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है और केवल डोमिनियन स्टेट का सम्राट नाम मात्र का सम्राट होता है। तो डोमिनियन स्टेट असल में ये होता है। तो आपको पता चल गया कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है। डोमिनियन स्टेट, तो साथियों इस डोमिनियन स्टेट का हवाला दिया गया किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और आपको पता होगा कि लॉर्ड इरविन ने यह हवाला दिया, लेकिन उसकी समय सीमा नहीं बताई कि कब जो है डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। इसलिए कांग्रेसी बहुत असंतुष्ट रहे और वो कांग्रेस के जितने जैसे कि उग्र नेता थे, जो कि सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता, तो जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता, तो वो इस डोमिनियन स्टेट पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और लेकिन साथियों हम देखते हैं कि इसी के चलते जो उदारवादी वर्ग होता है, जो मध्यवादी वर्ग होता है, वो उस कांग्रेस में एक असंतोष पनप रहा था। और उसी में आप देखते होंगे कि वहाँ पर कांग्रेस के भीतर ही भीतर एक गुट बन रहा था, जिसमें सीआर दास और आपके मोतीलाल नेहरू, जो कि अंदर ही अंदर कांग्रेस के एक स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं अपने राजनीतिक जो है नेतृत्व करने के लिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो है जवाहरलाल नेहरू का जब कांग्रेस अधिवेशन होता है, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, इसके बाद में जब ये डोमिनियन स्टेट का हवाला देते हैं, कांग्रेस असंतुष्ट होती है, तो फिर मजबूरी में एक लाहौर अधिवेशन कराया जाता है। और लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है। तो इस जो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का होता है, तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो 1929 में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था, क्योंकि आप जानते थे उधर असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था, उधर विद्रोह हो रहा था, कांग्रेस के कुछ नेता असंतुष्ट थे, और इधर जो है एक गुट भी बन रहा था स्वराज पार्टी का, और डोमिनियन स्टेट का हवाला भी गांधी जी के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से जो है साइमन भी भारत आता है। तो एक महत्वपूर्ण अधिवेशन होता है लाहौर का कांग्रेस में। और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1932 में, कब होता है? 1932 में लाहौर में अधिवेशन होता है, दिसंबर 1932। तो आप याद रखेंगे कि दिसंबर 1932 में लाहौर में अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? लाहौर में अधिवेशन होता है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, पूर्ण स्वराज दबाव बनाया जाता है और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और ये निश्चय किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को, कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो साथियों ये निर्णय लिया गया कि जो है 26 जनवरी 1930, कब? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी 1930 को एक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और तो इस प्रकार से पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा मान ली जाती है और जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। साथियों एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस तब से हमेशा मनाया जाने लगा, और जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1950 को बन के तैयार हुआ, तब भी जो है ये कहा गया कि इस दिन को
जो है इस दिन को ऐतिहासिक बनाना है 26 जनवरी को, इसीलिए जो है संविधान पूर्ण हो जाता है 26 नवंबर 1930 को। कब पूर्ण हो जाता है? 1949 को। लेकिन साथियों 26 नवंबर 1949 को पूर्ण हो जाता है, लेकिन पूर्व जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाता है। तो साथियों ये कब लागू किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को। तो इसीलिए इसको उस दिन लागू किया जाता है, क्योंकि उस दिन ये 26 जनवरी 1930 एक ऐतिहासिक उत्सव होगा। साथियों हो सकता है ये जो 26 जनवरी 1930 को जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उस दिन भले ही कम लोग हों, भले ही कम लोगों को ध्यान गया हो, लेकिन ये जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है तो निश्चित ये दिन एक ऐतिहासिक दिन हो जाता है, एक ऐतिहासिक उत्सव हो जाता है। तो साथियों ऐसा जुनून था और इस प्रकार से रास्ता हमें धीरे धीरे मिलता है। तो साथियों गांधी जी चाहते थे, गांधी जी हम देखते हैं कि गांधी जी का एक सिद्धांत था कि सत्याग्रह के माध्यम से पूरे देश को एकजुट किया जाए। सत्याग्रह के माध्यम से जब एकजुट किया जाएगा और पूरा देश किसी चीज़ के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश राज को भागना तय है। और यही सोच करके उन्होंने क्या करते हैं कि एकजुट करने के लिए उन्हें नमक कर पर सोचना पड़ता है कि नमक एक ऐसी चीज़ है जो कि अमीर भी यूज करते हैं, अमीर भी इसका उपयोग करते हैं और गरीब भी उपयोग करते हैं। इसलिए नमक कर को महत्वपूर्ण मानते हुए 31 जनवरी 1930 को, कब 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। क्या खत लिखा? वायसराय इरविन को। तो साथियों ये खत एक तरीके से आप यूँ समझिए कि इरविन को एक चेतावनी थी, एक चेतावनी दिया गया, एक अल्टीमेटम दिया गया। और क्या कहा गया? 11 मांगे थी और 31 जनवरी 1930 को लिखा। 31 जनवरी 1930 को इरविन को खत लिखते हैं, लॉर्ड इरविन को खत लिखते हैं। कौन? गांधी जी लिखते हैं। और इसमें जो है 11 मांगे होती हैं। कितनी मांगे होती हैं? 11 मांगे होती हैं। इस खत में 11 मांगे होती हैं। तो इस प्रकार से जो है 11 मांगों का उल्लेख किया जाता है गांधी उनके द्वारा। और यहाँ तक कि जो उद्योगपति होते हैं, कुछ मांगे जो है उद्योगपति से लेकर के किसानों तक होती हैं। ये समझिए कि हर उद्योगपति की कुछ ना कुछ मांग थी जो ब्रिटिश राज को लेकर के असंतुष्ट थे, और कुछ मांगे किसानों के द्वारा होती हैं और कुछ मांगे शिक्षण के द्वारा होती हैं, शिक्षण के माध्यम से होती। तो ये कई मांगे थी, कई मांगों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण होता है नमक कर। क्या होता है? नमक कर। नमक कर सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये तय किया जाता है गांधी जी के द्वारा कि अगर इन मांगों को नहीं मांगा गया, एक अल्टीमेटम दिया जाता है, एक डेडलाइन दी जाती है कि 11 मार्च, एक डेडलाइन दी जाती है 11 मार्च कि अगर हमारी मांगे 11 मार्च को पूरी नहीं होती तो हम क्या करेंगे? एक आंदोलन करेंगे, एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इस प्रकार से लॉर्ड इरविन को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि इन मांगों को जरूर पूरा किया जाए। अगर ये 11 मांगे नहीं पूरी होती हैं तो क्या किया जाएगा? एक नमक यात्रा निकाली जाएगी हमारे द्वारा, और नमक यात्रा शुरू होगी साबरमती आश्रम से। और साथियों इन मांगों को लेकर के 11 मार्च के बाद में ये तय किया गया कि जो है साबरमती आश्रम से ये यात्रा निकाली जाएगी, और वो अपने 78 वॉलंटियर के साथ। वॉलंटियर वो होते हैं जो कि
बिना रिश्वत के तन मन धन समर्पित करके सेवा करें, वो होते हैं। तो देश के सेवक यूँ कहें देश के क्रांतिकारी और देश के सच्चे सिपाही जो कि गांधी जी के साथ खड़े होते हैं और 78 जो है अनुयायियों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ गांधी जी यात्रा पर निकलते हैं। तो साथियों, उनका जो साबरमती आश्रम था वहाँ से निकलते हैं और कहाँ के लिए, दांडी एक स्थान पड़ता है, गुजरात का एक कस्बा है दांडी। साथियों, ये यात्रा 240 किलोमीटर की थी। कितनी थी? 240 किलोमीटर। तो ये यात्रा थी, 240 किलोमीटर की यात्रा थी। और यूँ कहें कि गांधी जी जो ठान लेते थे उसको करना है, कितना भी समय लग जाए। तो इस प्रकार से 240 मील कहें, 240 मील तो लगभग 10 मील पर डे चलते थे और 24 दिन तक ये यात्रा चली। और 24 दिन के बाद उस दांडी नामक स्थान पर पहुँचे, जो कि गुजरात का एक कस्बा था, समुद्र का किनारा यूँ कहें। तो वहाँ पर पहुँचते हैं और जो समुद्र का पानी है उसको उबालने लगते हैं और नमक बनाने लगते हैं। साथियों, ये जो नमक बनाना खुद जो है उबाल करके और नमक बनाना, ये कानून का उल्लंघन था। ये जो सरकारी कानून था उस समय का, ब्रिटिश राज का, उसका उल्लंघन कर रहा था। तो इस प्रकार से हजारों लोग, और ये आप समझिए कि इतनी लंबी यात्रा जो 24 दिन तक चली, ये जगह जगह पर रुकते हुए चली। और जहाँ पर रुक जाते थे हजारों की तादाद में लोग उनसे जुड़ते जाते थे और वहाँ पर गांधी जी समझाते थे कि पूर्ण स्वराज क्या होता है, स्वराज का असली मतलब क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हजारों लोग जुड़ते गए। उनका जो कारवां है धीरे धीरे बनता गया और दांडी पर जा कर के हजारों लोगों के साथ जो है कानून का उल्लंघन करते हैं और नमक बनाने लगते हैं। तो साथियों, देखते ही देखते जो है जो सरकार भयभीत हो जाती है। यूँ समझिए कि सरकार को ये संदेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब बहुत भयानक जो है तांडव होने वाला है, क्योंकि ये लोग एकजुट हो गए हैं। तो जो अंग्रेज़ सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो हथियारों का सहारा लेती है। और उस समय जो कि उनके एक बहुत घनिष्ठ मित्र थे, यूँ कहें आप, एक घनिष्ठ अनुयायी, घनिष्ठ नेता गांधी जी के साथ में थे, अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? अब्दुल गफ्फार खान। साथियों, जब आंदोलन का विरोध दांडी यात्रा में जब नमक बनाया जाता है, उसी दौरान जो है अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हो जाती है। किसकी गिरफ्तारी हो जाती है? अब्दुल गफ्फार खान की। अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हो जाती है अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये बहुत यूँ समझिए कि ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया बहुत ही कड़ा कदम था। तो जब अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो गांधी जी के साथ जो अनुयायी होते हैं वो सड़क पर उतर आते हैं। यूँ समझिए भीड़ उग्र हो जाती है और जो सरकारी प्रतीक हैं, यूँ कहें कि लोगों पर हमला, ब्रिटिश सरकार पर भीड़ हमला करना चाहती है। और इसी प्रकार से जो विद्रोह होता है धीरे धीरे करके जो है 1 महीने बाद, अब्दुल गफ्फार की गिरफ्तारी के बाद जस्ट 1 महीने बाद गांधी जी की भी गिरफ्तारी हो जाती। और जब गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो सोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, तो वहाँ पर एक स्थान पड़ता है, एक स्थान पड़ता है वहाँ पर, वो स्थान होता है शोलापुर। कौन सा स्थान होता है? शोलापुर। तो एक स्थान होता है सोलापुर। तो वहाँ के उद्योगपति जो कि गांधी जी के साथ इस आंदोलन में, इस यात्रा में जो है सहभाग कर रहे थे और उनके प्रति जो है कई मांगी गई थी, तो वो जो है सड़क पर उतर आते हैं। और जो सरकारी प्रतीक हैं, यानी कि जितने भी प्रतीक, चाहे वो सरकारी इमारतें हों, न्यायिक भवन हों, और यूँ समझिए सरकारी कोई भी सरकारी दफ्तर हो, उन सब पर हमला कर देते हैं।
और बहुत यूँ कहें कि उसमें अंग्रेज़ जो है एक निर्मम कदम उठाती है, एक निर्मम जो है वो बिल्कुल निर्दयतापूर्वक लोगों को मारने लगती है और उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि आंदोलन जो है बहुत तेज़ी से होता है। गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी हो जाती है, हजारों लाखों की तादाद में लोग इस आंदोलन के बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जो है सरकार इस आंदोलन को लेकर के सख्त कदम उठाती है और कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित करती है कि ये जो कांग्रेस है ये असंवैधानिक संस्था है और जो भी इसके थ्रू जो भी नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर जो होते हैं, अच्छे नेता होते हैं कांग्रेस के, वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये धीरे धीरे बंद होने लगता है। हम देखते हैं कि लेकिन उसी के चलते जो आदिवासी वर्ग होता है, आदिवासी वर्ग, जैसे कि आदिवासी वर्ग भी इसमें हिस्सा ले रहा था। आपको पता होगा कि दांडी यात्रा के बाद में आदिवासी वर्ग भी चाहता था कि हमारी मांगे भी पूरी हों और इसलिए वो इसमें हिस्सा ले रहा था। और आपको पता होगा कि आदिवासियों को आरक्षित वनों में रोका गया था कि आरक्षित वनों में लकड़ी लेना, उनके लिए जलावन लेना और कोई भी उनकी ज़रूरी सामग्री लेना वंचित कर दिया गया था। तो वो भी नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। जिस प्रकार से गांधी जी नियमों का उल्लंघन करते हैं, एक सविनय अवज्ञा, गांधी जी कहते थे कि इसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो चल रहा है, तो इसकी जो शुरुआत हुई है सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि शांतिपूर्वक ब्रिटिश सरकार जो कह रही है उसकी हम अवज्ञा करेंगे, मतलब उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कि बहुत तेज़ी से फैल जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं, आपको पता होगा। और आदिवासी वर्ग जो कि इसमें जो कि वो भी नियमों का उल्लंघन करता है, वो भी जंगलों में जाता है, लकड़ी चुनने लगता है, मवेशियों को ले जाने लगता है, मतलब ब्रिटिश सरकार के हर कानून का उल्लंघन करने लगते हैं लोग हर जगह। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता इसमें गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, उनके साथ कड़ा सलूक किया जाता है। अप्रैल 1930 में गांधी जी के जो अप्रैल 1930 में जो है एक यूँ कहें इरविन आते हैं और फिर ये बात जो है, इरविन एक बैठक करते हैं गांधी जी के साथ में। तो वो बैठक 5 मार्च 1931 को ये बैठक होती है। 5 मार्च 1931 को कब होती है? 5 मार्च 1931 को 1931 को ये बैठक होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में। वो कहते हैं कि जब आंदोलन हिंसक हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो जाहिर सी बात है गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेना चाहते हैं। और उधर जो है इरविन आते हैं और कहते हैं ऐसा करिए कि इस आंदोलन को वापस कर लीजिए। और जो है तो गांधी जी इस समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो हस्ताक्षर करते हैं 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को इरविन के द्वारा बुला करके एक तरीके से समझौता हो जाता है कि ठीक है, हम आंदोलन वापस ले लेंगे और ये विद्रोह नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये आंदोलन, और इस बैठक के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई थी कि इस बैठक में इरविन ने कहा था कि देखिए जो है भावी संविधान के संबंध में या कुछ चर्चा करनी है आपसे, आप ऐसा करिए, आपको गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में चल रहा है उसमें भाग लेना होगा। तो इस प्रकार से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, गोलमेज का सम्मेलन का मतलब ये है, एक तरीके से ये समझिए यहाँ पर कुछ चर्चा चल रही है
यहाँ पर एक बैठक होगी, वो बैठक गोल मेज पर होगी। गोल मेज, आप गोल मेज से याद रखेंगे, गोल मेज पर एक बैठक होगी जिसमें बहुत सारे नेता, बहुत सारे अधिकारी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं राजनीति के प्रति, जो नीतियां हैं, ब्रिटिश सरकार की नीतियां, भारत सरकार की नीतियां, उनके संबंध में। तो उस संबंध में जो बैठक होगी उसमें इरविन के द्वारा समझौता कर लिया जाता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आइए और हमारे यहाँ भाग लीजिए गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी जाते हैं, कांग्रेस जाती है और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में और भाग लेती है। लेकिन साथियों कांग्रेस उस गोलमेज सम्मेलन का, वैसे कि पहले गोलमेज सम्मेलन का वो बहिष्कार कर चुकी थी और दूसरा भी उसे समझ में नहीं आता, संतुष्टि होती है उसे और निराशा हाथ लगती है और वापस चला आता है, वापस कांग्रेस जो है चले आते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे गोलमेज में भी इसका विरोध किया जाता है, कांग्रेस विरोध करती है और फिर जा कर के धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि बाद में ये समझौता करते हैं इरविन के द्वारा गांधी जी कि जो नेता हैं, जो कांग्रेसी नेता हैं, उन नेताओं को रिहा किया जाए, उन नेताओं को रिहा किया जाए जो कांग्रेस के लाखों नेता बंद हैं, जो दांडी मार्च के बाद में जो बंद हुए, उन नेताओं को किया जाए, वरना हम फिर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके बंद हो जाते, सारे नेता रिहा हो जाते हैं और ये आंदोलन जो है धीरे धीरे करके जो है बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो हिस्ट्री है ये चल रही थी। आप देख रहे थे कि किस प्रकार से नमक कर का विरोध हुआ। तो अगर एक टिप्पणी लिखने को आती है कि साइमन कमीशन क्या था और वो क्यों आया, भारत क्यों आया, तो आप लिख पाएंगे। और दूसरी चीज़, आप डोमिनियन स्टेट के बारे में अगर लिखना चाहें एक टिप्पणी, तो यूँ समझिए, सबसे अच्छा उदाहरण हमने कल भी दिया था, कल के सेशन में, और आज भी दे रहा हूँ कि डोमिनियन स्टेट जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण है जब हमारे यहाँ एक हस्ताक्षर हुआ 18 जुलाई 1947 को। साथियों 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर हुआ ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता दिवस, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस अधिनियम पर 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर हुआ किसके द्वारा, जो वर्तमान में ब्रिटिश के सम्राट थे। तो उस समय जब उनके द्वारा हस्ताक्षर हुए, उसके बाद में भी जो है भारत को एक डोमिनियन स्टेट के रूप में देखा गया, यानी कि वर्तमान उस समय भी डोमिनियन स्टेट के रूप में, जो उस समय जो भारत के वर्तमान सम्राट थे वो कौन थे, वो थे क्लीमेंट एटली, जो उस समय थे इंग्लैंड के पीएम। तो साथियों लेकिन नीतियां जो चल रही थी हमारे यहाँ, जो 1947 के बाद में जो शासन चालू हुआ, जो राजनीति की जो नीतियां बनी, वो भारतीयों के द्वारा बनी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि डोमिनियन स्टेट वो होता है जहाँ पर नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है और केवल नाम मात्र का सम्राट जो है दूसरे देश का होता है, औपनिवेशिक होता है। तो इस प्रकार से जो है हम देख रहे थे कि नमक यात्रा के बारे में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा कि कैसे कैसे उसका दमन हुए, कैसे नेताओं को इस आंदोलन का दमन किया गया और कैसे ये आंदोलन एक उग्र आंदोलन हो गया, एक हिंसक आंदोलन हो गया, एक हिंसक लोगों की एक हिंसक धारणा बन गई। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। आप देखेंगे कि इस आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया, आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी और कहाँ तक पहुँचना था लोगों को। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ पाएंगे अगले सेशन में। तो साथियों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और जाहिर सी बात है हमारे सेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आप अंदर से अभिभूत हो जाएंगे, आप लिखने के लिए बेताब हो जाएंगे, क्योंकि कहानी आपके दिमाग में छप चुकी होगी और आपको शायद ही किताब पढ़ना पड़े।
क्योंकि मैं टू द पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की चर्चा करता हूँ, बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो साथियों, इतना तो बनता है कि आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे बेहतर से बेहतर वीडियो पाने के लिए आप अगले दिन का इंतज़ार करें, और जाहिर सी बात है आपको वीडियो इससे भी बेहतर देने का प्रयास होगा। और जो भी आपको कमियां आएँ, जो भी आपको कुछ टिप्पणी आपको करना हो, तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर करें और बताएं कि और क्या सुधार करना चाहिए, और ये भी बताएं आप में अच्छाई क्या है, और ये भी बताएं कि मैं कहाँ से हूँ और मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। तो साथियों, आप यूँ कमेंट करते रहें, वीडियो को देखते रहें, वॉच करते रहें, और लिखते रहें और पढ़ते रहें, मौज करते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, गुनगुनाते रहें। तो साथियों, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।